तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस प्ले राइटर, पोइट और फेमस ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर के बारे में। दोस्तों ऐसा लिटरेचर स्टूडेंट्स आप लोगों को विलियम शेक्सपियर के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होगी भी, उनके लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को पता भी होगा पहले से ही। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मतलब कि कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और हम कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिकन लिटरेचर में अगर बाइबल के बाद में कोई और दूसरा जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शख्स होगा वो विलियम शेक्सपियर ही होंगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेस को, ड्रामास को लिखा है। ये सारी बातें आप भी जानते हैं। दोस्तों विलियम शेक्सपियर एक तरीके से ऐसे पोइट थे, ऐसे प्ले राइटर थे, या फिर उन्होंने बहुत बड़े से ऐसे ड्रामास को लिखा हुआ है जो कि हर कोई पढ़ता था। और आज भी जाने कितने साल हो चुके हैं इनको, मतलब इनकी डेथ को हुए, लेकिन अभी हम आधे जवान में विलियम शेक्सपियर का नाम नहीं जाता। ठीक है, तो कोई भी हो, वो भले ही लिटरेचर के स्टूडेंट से रिलेटेड हो, वो भले ही उसका दूर दूर से नाता हो इंग्लिश लिटरेचर से या फिर नहीं भी हो, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के बारे में बच्चे को भी पता होता है। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि कोई भले ही किसी ने इनके ड्रामास को पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, लेकिन इनके बारे में सब कोई थोड़ा सा जानता ही है। ठीक है, ऊपर से सभी को पता होता है विलियम शेक्सपियर नाम का कोई एक तरीके का प्ले राइटर या फिर ड्रामेटिस्ट एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पर अभी देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, जो कि आपको इजली हर जगह पर मिल जाएगी। गूगल वगैरह पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब में और भी कई सारे चैनल्स हैं जो कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन को देते हैं। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास में एक ऐसी तरीके की जो भी सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग काफ़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे जो कि मे भी आपको पता हो या फिर ना पता हो। और कई बार जो एग्जामिनेशंस में यही सारे क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बस अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई भी चीज़ को नोट मत करिएगा। नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास में पेन पेपर हो, कुछ कोई हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पर ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले इनकी जो सबसे बड़ी बात आती है, बहुत ही बेसिक सी, वो होती है कि इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका बॉर्न कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये जन्म हुआ था। और इनका जो बैप्टाइज्ड ये एक तरीके का वर्ड है दोस्तों। बैप्टाइज्ड का मतलब होता है नामकरण संस्कार। ठीक है, नामकरण संस्कार दोस्तों क्या होता है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तब उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो उसको ही हम लोग हिंदू धर्म में अपने नामकरण संस्कार बोलते हैं। बैप्टाइज्ड का मतलब सीधा सा वही होता है कि बच्चे का नाम रखना। तो हमारे तो अकॉर्डिंग बच्चे का जो भी नाम रखा जाता है उसके जन्म के 3 दिन बाद रखा जाता है। ठीक है, सो इनका भी दोस्तों जो बैप्टाइज्ड हुआ था वो 3 दिन बाद ही हुआ था, 26 अप्रैल 1564 में। ठीक है, अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म नहीं है। इनका बस ये पता है कि बैप्टाइज्ड कब हुए थे, 26 अप्रैल 1564 में इनका बैप्टाइज्ड हुए थे, इनका नामकरण संस्कार हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू कि हम जिस तरीके से इंडियंस मानते हैं कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके 3 दिन के बाद में उसका नाम रखा जाता है, तो इसका मतलब कि 26 अप्रैल को अगर इनका बैप्टाइज्ड हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, तो ये में भी ये 23 अप्रैल को पैदा हुए होंगे। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके की क्वेश्चन आता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पर 23 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। 23 अप्रैल 1564 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में इनका जो था डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ प्लेस है। ठीक है, सो मतलब कि बर्थ ऑफ प्लेस है। और उसके बाद में बैप्टाइज्ड कब हुए थे, बैप्टाइज्ड 26 अप्रैल को हुए थे। ठीक है, इनका जो बैप्टाइज्ड का ये होता है, एक सैक्रामेंटेशन होता है, मतलब कि संस्कार होता है, तो वो 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अगर इनकी डेथ की बात करें तो जो डेट ऑफ बर्थ थी इनकी, सेम अपने बर्थडे वाले दिन ही इनका जो थी दोस्तों डेथ भी देखने को मिलती कि इनका जो डेट ऑफ जो भी मतलब इनकी डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 23 अप्रैल को ही हो गई थी। बस ईयर चेंज है, 1616 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये जिस समय इनकी डेथ हुई थी उस समय 52 साल के रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब इनकी डेथ हुई थी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से इनका जो भी मतलब कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर वे में पता होनी चाहिए। तो आई होप कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इनको कहाँ पर ग्रेव किया था, मतलब एक तरीके का ग्रेव यार्ड होता है ना, जो जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है उनके मरने के बाद में। तो रेस्टिंग प्लेस क्या था दोस्तों, मतलब कि जहाँ पर इनको दफनाया गया था, कहाँ पर इनको
ग्रेव यार्ड में, कौन सी ग्रेव यार्ड में इनको दफन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी कोई कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी, ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जहां पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी सेम डेट को, ठीक है। 23 अप्रैल को अगर इनका जन्म हुआ था तो 23 अप्रैल को इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। और इनको जो ग्रेव यार्ड का नाम था जहां पर इनको दफनाया गया था वो ये था चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, इंग्लैंड में इनको दफनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कौन से एरा से बिलोंग करते हैं। जो विलियम शेक्सपियर है दोस्तों, वो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में दो एजेस को देखी थी, एक तो एलिजाबेथन एज को देखी थी और दूसरा जेकोबियन एज को भी देखा था, ठीक है। तो ज्यादातर इन्होंने जो अपने प्लेज हैं, ड्रामाज हैं और वर्क्स हैं वो एलिजाबेथन एज में ही लिखे हुए हैं, और थोड़े से केवल एक तरीके से बहुत ही कम मात्रा में देखिए दोस्तों जेकोबियन एज में लिखे हुए हैं। तो इन्होंने अपनी जेकोबियन एज को भी देखा था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू द एरा, कौन से एरा से बिलोंग करते हैं। तो वो आप अगर जो एलिजाबेथन एज है अगर वो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर वो एलिजाबेथन एज लिखा हुआ है तो वहां पर आपको फर्स्ट नंबर पे वही लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर 70% वो उन्होंने अपने प्लेस वगैरह को एलिजाबेथन एज में लिखा हुआ है तो केवल 30% ही जेकोबियन एज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला तो आंसर जब होगा तो वही होगा, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। बट जब अगर आप देखो कि कहीं पर एलिजाबेथन एज नहीं शो हो रहा है तो वहां पर आप जेकोबियन एज को भी आप करेक्ट मान सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो इनकी जो एरा थी, कौन सी एजेस से दो बिलोंग करते थे, दो एजेस से बिलोंग करते थे। एलिजाबेथन एज को भी इन्होंने अपने लाइफ टाइम में देखा था और जेकोबियन एज को भी देखा था, ठीक है। बट एलिजाबेथन एज को एक तरीके से मेजर तरीके से बोला जाता है क्योंकि इसमें इन्होंने काफी ज्यादा प्लेज और ड्रामास को लिखा था, ठीक है। उसके बाद में इनके स्पाउस मतलब कि इनकी जो पत्नी थी उसका अगर उनका नाम आता है तो देखिए एन हैथावे, इस तरीके से एन हैथवे इस तरीके से इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है इनकी जो मैरिज की डेट हुई थी वो कब हुई थी, 1582 में। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस समय विलियम शेक्सपियर की मैरिज हुई थी वो केवल 18 साल के थे, और जो इनकी एन हैथवे थी मतलब इनकी वाइफ थी वो उनकी एज थी उस टाइम 26 ईयर्स ओल्ड की, ठीक है। तो आप समझ लो कि इनकी जो वाइफ थी वो उनसे 8 साल लगभग बड़ी रही होंगी, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कि इनका जो इनका एट मतलब कि कब उस टाइम उनकी ड्यूरिंग द मैरिज उनकी एज क्या रही थी। तो 18 साल रही थी विलियम शेक्सपियर की एज जब इनकी शादी हुई थी, और उस समय इनकी जो पत्नी थी वो उनसे 8 साल बड़ी थी, यानी कि एन हैथवे की एज रही होगी 26 ईयर्स ओल्ड की, ठीक है। तो ये आपको भी और अच्छे से ध्यान रखना है। अगर बात करें इनके चिल्ड्रंस की, बच्चों की, तो यहाँ पर देखिए जो इनके बच्चे थे वो 3 इनके बच्चे हुए थे, ठीक है। 3 बच्चों में से जो सुनैना थी दोस्तों ये सबसे बड़ी इनकी लड़की हुई थी, एक तरीके की गर्ल थी। उसके बाद में 2 इनके ट्विन हुए थे, मतलब ट्विंस जो बोलते हैं ना कि जुड़वा बच्चे हुए थे। तो हैमलेट जो कि इनका एक सन था, ये इनका सन था, और ये जुडिथ ये भी क्या थी, एक इनकी गर्ल थी, ठीक है। तो इनकी 2 लड़कियां थी और एक लड़का था हैमलेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके टोटल 3 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से 2 तो जुड़वा थे और एक जो सुनैना थी वो सबसे बड़ी लड़की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, और आपको कंफर्म होना चाहिए कि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो इनके पेरेंट्स की बात करें तो फिर पेरेंट्स में इनके देखिए दोस्तों जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नाम है, और मैरी अर्डन इनकी मदर का नाम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। उसके बाद में फिर आगे एक पॉइंट है देखिए दोस्तों कि इनको नेशनल पोइट के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड का इनको नेशनल पोइट भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि बाइबल के बाद में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कोई भी शख्स होगा तो वो विलियम शेक्सपियर ही थे। और आज की डेट में भी हम लोग इनको सबसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस देते हैं लिटरेचर के फील्ड में और हर जगह पर, ठीक है। इनको एक तरीके से क्या बोले, मतलब ये एक तरीके से बेस है, ठीक है, पूरे लिटरेचर के। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, कई सारे प्लेस ड्रामास को लिखा है, तो सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है। तो इनको एक तरीके से दोस्तों नेशनल पोइट के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ का, इंग्लैंड का, ठीक है। या फिर इनको बार्ड ऑफ एवन भी बोलते हैं। बार्ड का दोस्तों मतलब होता है, यहाँ पर जो बार्ड लिखा हुआ है, बार्ड का मतलब होता है पोइट, POET, पोइट, ठीक है। बार्ड का मतलब होता है पोइट, और एवन क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का प्लेस होता है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। एवन दोस्तों क्या है, एक तरीके की जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो
विलियम शेक्सपियर हैं, बार्ड ऑफ एवन इनको बोला जाता है, मतलब कि एवन का पोइट बोला जाता है, ठीक है। तो बार्ड का मतलब होता है पोइट और एवन एक तरीके का प्लेस का नाम है, ठीक है। तो इनको ये ध्यान रखिएगा, इनको नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी बोला जाता है या फिर बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है कि ही एक्सटेंड्स वर्क, इन्होंने दोस्तों कई सारे वर्क्स लिखे जिसमें से 39 उन्होंने प्लेज लिखे, 39 प्लेज लिखे, 154 इन्होंने सॉनेट्स लिखी और 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी। इसके अलावा फ्यू अदर वर्सेस इन्होंने भी और भी काफ़ी सारे इन्होंने वर्स पोएम्स वगैरह को भी लिखा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांटिक, जिसको हम लोग रोमांटिक कॉमेडी इस तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कॉमेडी भी होती है, थोड़ी ट्रेजिडी भी होती है, इस तरीके का एक तरीके का मिक्सचर तरीके का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा, ठीक है। आप लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका एक जो है प्ले है उसको ज़रूर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने काफ़ी सारी मात्रा में लिखी है, इसी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब नेम एंड फेम भी मिला हुआ है। इसके अलावा इनके जो कि काफ़ी ज़्यादा मेजर वर्क्स हैं जो कि ऐसे बार बार पूछे जाते हैं कि ये वर्क किसने लिखा है, ठीक है, ये जूलियस सीजर किसने लिखा है या फिर कब पब्लिश हुआ, कई बार इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक साथ जो भी इनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो सकते हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है, मेजर वर्क्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट ये जो है वर्क था इनका, ठीक है, 1596 में लिखा गया था और ये आपको ध्यान रखना है कि 1595 से 1596 के बीच में लिखा गया था। इसका जब ये पब्लिश हुआ था उसका डेट भी लिखा हुआ है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर नीचे पीडीएफ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे इनके और भी प्लेज और ड्रामाज वगैरह हैं। देखिए हैमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है। मैकबेथ को तो हम लोगों ने कवर भी किया हुआ है अपने इसी चैनल पे, अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। किंग लियर, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखा गया था, ये आगे पब्लिश, जब ये पब्लिश हुआ था उसकी डेट भी लिखी हुई 1597 में। एज यू लाइक इट, उसके बाद द टेम्पेस्ट, ये सारे इनके प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, ये सब इनके मेजर वर्क्स में से एक आते हैं और सबका पब्लिक जब ये पब्लिश हुए तो उन सभी की डेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अभी देखिए क्या है आगे, एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि when did शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, इन्होंने कब अपने प्लेस को लिखना स्टार्ट किया था। 16 और 17 सेंचुरी से दोस्तों बिलोंग करते थे। 16 सेंचुरी से क्यों बिलोंग करते थे, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया ना कि इन्होंने अपनी लाइफ में 2 एजेस को देखी थी, एलिजाबेथन एज को देखी थी और जेकोबियन एज को भी देखी थी। जो एलिजाबेथन एज थी उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या कब से कब तक था, 1558 से लेकर के 1603 तक था, ठीक है। और जेकोबियन एज का जो टाइम पीरियड था वो था 1603 से लेकर 1625 से 1625 तक का, ठीक है। तो ये जो एलिजाबेथन एज थी वो तो 16 सेंचुरी से रिलेटेड थी और जो ये जेकोबियन एज है वो 17 सेंचुरी से रिलेटेड थी, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इन्होंने अपने प्लेस वगैरह को लिखे कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर है कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो 16-17 सेंचुरी, बट आपको जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो 16 सेंचुरी ही होगा, क्योंकि इन्होंने एलिजाबेथन एज में बहुत सारे वर्क्स और प्लेस को लिखे थे कंपैरिजन टू जेकोबियन एज, ठीक है। तो आई होप कि जो भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए दोस्तों, कि शेक्सपियर नो स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक, ये एक तरीके का कोट है जिसको बोला था किसने बोला था, बेन जॉनसन ने बोला था। बेन जॉनसन कौन थे दोस्तों, एक तरीके के इनके कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जो कि साथ में काम करते हैं या फिर एक ही समय पे सेम काम करते हैं। जैसे सपोज कि मैं अगर यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ में और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर को ही पढ़ाते होंगे, ठीक है, और मेरे साथ में ही मेरे जिस टाइम मैं पढ़ाता हूँ, मतलब कि इसी टाइम के बीच में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि मेरे साथ साथ ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एकदम टाइम टू टाइम, बट क्या है कि ऑलमोस्ट कि ये जो टाइम चल रहा है, मान लो कि ये हमारी 20 जो हमारी एज चल रही है, ठीक है, मान लो ये हमारा 22 चल रहा है, तो उसी बीच में ये हमारे साथ में जो भी और भी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब कि समकालीन है, साथ में काम करने वाले और साथ में मतलब समकालीन का मतलब आप समझ रहे हो ना कि क्या होता है। तो इसको किसने बोला था कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इसका मतलब सीधा सा होता है दोस्तों कि शेक्सपियर को बहुत ही लेस नॉलेज है, मतलब कि इस समय तो ऐसा क्रेज था कि जैसा कि पता ही आपको कि शेक्सपियर जो थे, विलियम शेक्सपियर कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं गए
हुए थे, ठीक है। कई सारे लोगों के इनके मिथ्स वगैरह क्रिटिक्स थे बहुत सारे। अगर हम लोग चाहने वाले हैं शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को, अगर बहुत सारे लोग चाहते भी हैं, हम और आप लोग जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि विलियम शेक्सपियर को एक बहुत बड़ा प्ले राइटर और बहुत बड़ा सब कुछ मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरफ दूसरी साइड में बहुत सारे इनके क्रिटिक्स भी रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इनको नहीं पसंद करते होंगे। तो उसी में से बेन जॉनसन जो थे उनके समकालीन थे, और उस समय दोस्तों क्रेज था ज़्यादा से ज़्यादा लैटिन और ग्रीक सीखने का। अगर जो भी बंदा लैटिन और ग्रीक्स के जो भी वर्ड्स था, वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता था, वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और वो एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट पर्सन है, ठीक है। तो जो शेक्सपियर थे उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, हल्का फुल्का सा लैटिन और ग्रीक वर्ड्स के भी यूज़ किया है। इसी से दोस्तों जो बेन जॉनसन थे इन्होंने इनको एक तरीके से मतलब कि अनपढ़ के उससे देखा, और इन्होंने ये बता दिया कि स्मॉल लैटिन, इनको बहुत ही कम लैटिन आती है और लेस ग्रीक, मतलब लेस ग्रीक आती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अभी अभी आए हैं, और ये सोच रहे हैं, मैं विलियम शेक्सपियर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपने पंख लगा करके उड़ूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं प्लेज और ड्रामास को भी लिखूंगा, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन मानता था? वो बेन जॉनसन ही मानते थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दोस्तों, कि विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज। देखिए दोस्तों, कौन से वर्स का इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में? ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? ब्लैंक वर्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। अपने इन्होंने प्लेज में कौन से वर्स का यूज़ किया है? ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। उसके बाद में कई बार पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर फॉलोड विच फॉर्मेट ऑफ सोनेट्स। इन्होंने सोनेट्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, देखिए जैसे इटालियन सोनेट्स, पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। इस तरीके से कई सारे सोनेट्स के टाइप होते हैं, उसमें से शेक्सपियरन फॉर्मेट को इन्होंने फॉलो किया है। शेक्सपियरन फॉर्मेट क्या होता है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस चीज़ को, कि जो पेट्रार्कन सोनेट होती है, जो नॉर्मली सोनेट होती है, सोनेट क्या होती है दोस्तों? एक तरीके की पोएम होती है। जो सोनेट है ये सोनेट क्या होती है? एक तरीके का पोएम का टाइप होता है, जिसमें 14 लाइन्स की पोएम्स लिखी जाती है, 14 लाइन्स की पोएम्स लिखी जाती है, ठीक है। और जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसमें दोस्तों 8 और 6, ठीक है, 8 और 6, तो ये कितने हो गए? ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये इस तरीके से 14 लाइंस के पोएम हो गई, ठीक है। तो 14 लाइंस की पोएम हो गई। तो इस तरीके से जो पेट्रार्कन सोनेट होती थी वो इस तरीके से फॉलो करती थी कि 8 और 6 के रूल को फॉलो करते थे। बट इन्होंने अपने खुद के रूल को बनाया था शेक्सपियर ने। इन्होंने दोस्तों 3 लाइंस के, देखिए दोस्तों, इन्होंने दोस्तों देखिए कि 4 लाइन के तीन लाइंस लिखे थे, और साथ ही 2 लाइंस एक अलग से लिखे थे, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे? कि 4 12 ये हो गए, और 13 14, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 14 लाइंस की पोएम को लिखा था, ठीक है। कि उन्होंने अपने जो भी रूल्स थे उस सारे पेट्रार्कन सोनेट्स को जिस तरीके से पहले के लोग लिखते थे उस सभी को ब्रेक करके अपने खुद के रूल को बनाया था। 4 लाइंस की इन्होंने 3 और 2 लाइंस का एक अलग से इन्होंने एक लाइंस डाल दी थी। तो इस तरीके से इन्होंने शेक्सपियरन फॉर्मेट को फॉलो किया था, अपने खुद के फॉर्मेट को बना करके इन्होंने खुद से फॉलो किया था। तो इसी को दोस्तों शेक्सपियरन फॉर्मेट बोला जाता है, ठीक है। सोनेट्स का मतलब होता है दोस्तों 14 लाइंस की पोएम, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अब ये देखिए, एक हमारे पास में एक और भी क्वेश्चन है, हु सेड शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। एन अपस्टार्ट क्रो एक तरीके का ही क्या है कि एक तरीके का फ्रेज है जिसको कि रॉबर्ट ग्रीन ने दिया था। मैंने भी बताया जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन थे, ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे। यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब कि आप समझ जाओ कि काफ़ी पढ़े लिखे और लिटरेट पीपल्स, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और लिटरेट पोइट्स वगैरह रहते थे, या फिर ऑथर जो भी राइटर्स वगैरह रहते थे, उनको हम लोग एक तरीके से यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। 7 पीपल्स का ग्रुप था, ठीक है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन ने इनको एन अपस्टार्ट क्रो बोला था। एन अपस्टार्ट क्रो का मतलब ऐसा होता है कि जो एक ऐसा पोइट कि जो अभी अभी हाल ही में आया है और जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, बट इसके जो पंख है वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, इस तरीके से मतलब कि जो कि अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से इनका मानना था। वही रॉबर्ट ग्रीन भी यही सोचते थे कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, ये कभी भी यूनिवर्सिटी गए नहीं है, ठीक है, तो इनके प्लेस वगैरह को कोई भी ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से उपाधि दी थी इनको एन अप स्टार्ट क्रो की, ठीक है, क्योंकि ये अभी अभी जस्ट आए थे और इनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। विलियम शेक्सपियर जो थे वो अपने प्लेस को तो कभी भी दूसरों तक शेयर भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, वो केवल पैसों के लिए लिखते थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनको नाम मिले, ठीक है, वो केवल एक तरीके से अपने घर खर्च चलाने के लिए या फिर अपने एक तरीके से जीवन यापन के लिए लिखते थे, ठीक है, वो कभी भले ही यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं गए हों, काफ़ी पढ़े लिखे नहीं हों, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेज और ड्रामास को लिखा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने इनके लिए इस तरीके के फ्रेज का यूज़ किया था कि एन अपस्टार्ट ग्रो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा विलियम शेक्सपियर के बारे में। इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, बट यहाँ पर मैंने एक तरीके से छोटी शॉर्ट वीडियो में काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। आई होप कि आगे जो भी, अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा पसंद करोगे, लाइक करोगे, तो इनके बारे में और भी बहुत कुछ हमारे पास में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, उसको अभी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई मतलब अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।